हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2019 इज यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड एंड मेक द रिमेनिंग लेटर लोअर केस। यहाँ पे बात की है कि ऐसा कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जो क्या करता है। जैसे सपोज कर लेते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा ए बी सी, पर मुझे ए बी सी ऐसे चाहिए, ए कैपिटल हो, बाकी बी सी है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, कैपिटलाइज करता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को। जैसे ए यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट लेटर है, इसको कैपिटलाइज करता है। रेस्ट जो भी आपके पास डाटा होता है, फिर जो भी आपके लेटर्स होते हैं, वो किस में रिमेन रहते हैं, लोअर केस में वो रिमेन रहते हैं। तो लोअर केस मतलब छोटे अल्फ़ाबेट्स में, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, लोअर केस भी बोलते हो। तो यहाँ पे बी सी जैसे आ गया लोअर केस में। तो ये वाला फॉर्मेट जब आपको यूज़ करना होता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसके लिए आप कौन सा एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो, एज पर अगर हम देख लेते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम प्रॉपर का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कल को एग्जामिनर जहाँ से मान लेते हैं, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे डाल दिया इज इक्वल टू प्रॉपर उसने डाल दिया, या फिर प्रॉपर होता है क्या, बेसिकली हमारे पास एक तरीके से हम जब सेंटेंस केस से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस केसेस बताए थे कि हमारे पास लोअर सेंटेंस केस होता है, अपर होता है ना, इसके अलावा लोअर होता है, अपर होता है, इसके अलावा टॉगल होता है, इसके अलावा सेंटेंस होता है। ये सारे मैंने आपको उस टाइम पे भी बताए थे। तो मान लेते हैं प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर के अंदर एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने लिख दिया दिस, फिर यहाँ पे लिख दिया इज़, यहाँ पे लिख दिया माई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बुक। ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस टाइम पे आपकी आउटपुट क्या आएगी, इस टाइम पे हमारी आउटपुट आएगी कि सर जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। बाकी जो रेस्ट जो भी डाटा है वो किस में चला जाएगा, लोअर केस में वो चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़ माई बुक। ऐसे करके क्या हो जाएगा आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ डाटा होता है या फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं जो एग्जाम में दिए जाते हैं, तो आपको इनको अंडरस्टैंड करना होता है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट गाइड के हमें पढ़े ही हुए हैं। बाकी देखो लोअर क्या करेगा, बेसिकली कोई भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको क्या करेगा, या फिर सिंपल मैं बोलूँ ऑल लेटर्स को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, ऑल लेटर्स को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, लोअर केस में, है ना। लोअर केस में तो वो छोटे केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने लिखा हुआ ए बी सी, तो इसको वो कन्वर्ट कर देगा छोटे ए बी सी में। कौन करेगा, हमारा लोअर फंक्शन। वैसे ही अपर फंक्शन, अपर बस इसका उल्टा है, ये करेगा इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस का मतलब है जैसे आपने छोटा ए बी सी लिखा हुआ, तो इस सभी को ये कर देगा, ए बी सी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। प्रॉपर तो हमने देख ही लिया, है ना। और देखो सेंटेंस कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बस आपने याद रखना है कि जैसे हम वर्ड में पढ़ते हैं ना, है ना, वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, वर्ड में हम अलग अलग सेंटेंस केस पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं एम एस एक्सेल में, तो एम एस एक्सेल में सेंटेंस कोई भी फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की बात की है ना, तो सेंटेंस कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। बाकी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे वही मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर के मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे, जैसे हेलो वर्ड, जैसे किस वर्ड आ सकता है एग्जाम्पल में। जैसे मैं सिंपल एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इज इक्वल टू प्रॉपर। पता है यहाँ पे ना क्वेश्चन घुमा के दिया गया था, जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम करो, क्वेश्चन हमें ज़्यादा कराओ। तो बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल होते हैं जो एग्जाम में ना पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको वो एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास ना एक A1 सेल है, A1 सेल के अंदर डाटा पड़ा है, उस डाटा का नाम है ऐसे करके हेलो, और WORLD ऐसे करके है वो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आपने जो प्रॉपर फंक्शन है उसको यूज़ किया है किसके ऊपर, A1 सेल के ऊपर। तो अब आपको पता है जब सर A1 सेल की आप बात कर रहे हो, तो A1 सेल के अंदर डाटा कितना है, डाटा इसके अंदर हेलो वर्ड पर है, और आप कौन से फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा, जो यहाँ पे हेलो वर्ड डाटा है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो उसको जो इसका फर्स्ट लेटर है उसको वो बड़ा रखेगा, और बाकी सभी को स्मॉल कर देगा। और डब्ल्यू में देखो, डब्ल्यू को क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल हो जाएंगे, है ना। जैसे हमने शायद इससे पहले मैंने किया था, वहाँ पे मैंने सारे स्मॉल कर दिए थे, पर उसको स्मॉल नहीं करना है। मतलब जो आपका कोई भी अक्षर है ना, अक्षर का जो फर्स्ट लेटर है इसको क्या करना है, कैपिटल करना है ना। कैपिटल मतलब या फिर इसको अपर केस में करना है। जैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपने वैसे अंडरस्टैंड करना है। वैसे ही जो, क्योंकि ये भी हमारे अलग शब्द है ना, तो इसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा या फिर अल्फ़ाबेट होगा या फिर कैरेक्टर होगा, जो आपको ईज़ी लगे आप उसको वे में उसको नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फिर कैरेक्टर क्या होगा, अपर में होगा। रेस्ट जो भी डाटा है वो किस में चला जाएगा, वो लोअर में चला जाएगा। तो ऐसे कौन सा काम करता है, ऐसे हमारा प्रॉपर फंक्शन काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं।
तो इनको भी काइंडली आपने नोट कर लेना है ना। तो इसके अलावा और भी वैसे काफ़ी फंक्शन होता है, मेड फंक्शन होता है, लेन फंक्शन होता है, सर्च फंक्शन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, तो इनको भी क्या करना है आपने नोट कर लेना है ना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप टेक्स्ट एंटर करते हो एक्सेल के अंदर तो कौन सी अलाइनमेंट आती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि जब टेक्स्ट की बात आती है तो टेक्स्ट हमारा हमेशा कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड पे आता है, तब इसको लेफ्ट लाइन बोलते हैं। वहीं जब हम नंबर की बात कर लेते हैं तो नंबर कहाँ पे आता है हमारे पास, नंबर हमेशा राइट साइड में आता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट अलाइनमेंट बोल देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई बूलियन वैल्यू की बात करते हैं, है ना, बूलियन वैल्यू क्या होती है, जहाँ कोई वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स, तो जो बूलियन वैल्यू होती है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सेंटर अलाइन होती है। तो ये ना तीनों फैक्ट्स हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी काइंडली आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो एक छोटा सा फंक्शन है, एक फंक्शन पूछा आता है अगर आपको किसी टेक्स्ट को ना बार बार रिपीट करना है ना, किसी एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है। तो उसके लिए आप एक फंक्शन होता है, एक पढ़ते हो REPT, रेप्ट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आप नोट कर सकते हो, ये रिपीट करता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीट ऑब्वियसली किस चीज़ को करेगा, रिपीट करेगा टेक्स्ट। जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट दिया होगा उसको आप क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम या फिर जितना आपकी मर्जी है ना, गिवन नंबर ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा एक, मैंने कर दिया यहाँ पे REPT और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, मैं लिख था हाई लिख दिया यहाँ पे, और हाई को मैंने बोल दिया आप इसको 5 बार रिपीट कर दो। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी HI और HI। तो HI देखो कितनी बार रिपीट कर दिया, मैंने 5 बार रिपीट कर दिया। तो ये एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बस ये स्टेटमेंट दे रखी थी, उन्होंने पूछा था कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसको आपको तभी अंडरस्टैंड होगा अगर आपको रेप्ट फंक्शन के बारे में पता होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बनती हैं, तभी मैं आपको इनके लिए लिखवा रहा हूँ। बाकी देखो छोटे मोटे और अगर हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो ऐसा कौन सा डेलीमीटर किसको बोलते हैं, है ना, शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ है, पर एक्सेल के वे में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक टर्म आती है डेलीमीटर की, एक टर्म हम पढ़ते हैं कौन सी, डेलीमीटर। तो डेलीमीटर होता क्या है, इसको आप नोट कर सकते हो, डेलीमीटर होता क्या है। तो आपने याद रखना है कोई भी ऐसा करेक्टर अगर, या फिर करेक्टर हम जैसे बोल सकते हैं, जैसे कोई कोमा आ गया या तो कोई ऐसा स्पेस आ गया जो क्या करता है, डाटा फील्ड्स को अलग करता है ना। जैसे मैं बात एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे अमन और यहाँ पे मैंने कर दिया कुमार। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है सर, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है। अच्छा मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, यही एग्जाम्पल थोड़ा ना हो सकता है, एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अमन कोमा, यहाँ पे मैंने कर दिया कुमार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, ये कोमा क्या काम कर रहा है, कोमा भी क्या कर रहा है बेसिकली, किन्हीं दो डाटा को क्या कर रहा है, बाइफ्रिकेट करने का काम कर रहा है। तो ऐसे कोई भी सिंबल जो क्या करते हैं, डाटा को बाइफ्रिकेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेलीमीटर बोलते हैं। तो एग्जाम में बस यही पूछा गया था कि डेलीमीटर होता क्या है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी थी 2-3 लाइंस, पर जो राइट आंसर है बस आपने वही नोट करना है। ये क्या होता है, एक करेक्टर होता है। करेक्टर में कुछ भी आ सकता है, जैसे एग्जांपल अगर लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे कोमा लिया था और मैंने यहाँ पे एक स्पेस का भी यूज़ किया था, है ना, कोमा और स्पेस हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे ए करेक्टर जो क्या करते हैं, दैट सेपरेट डाटा, जो कहते हैं सेपरेट करता है किस चीज़ को, डाटा को। तो ये क्या करना है आपने नोट करना है। बाकी डाटा के आगे डाटा फील्ड्स भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्जाम है ना पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न करता है अस्काई किसका, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का, है ना। सिंपल बोलूँ कि विच फंक्शन रिटर्न द अस्काई न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो वो कौन सा फंक्शन आता है हमारे पास, कोड फंक्शन आता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आपने याद रखना है हमेशा जो हमारे पास अपर लोअर प्रॉपर, ये सारे के सारे फंक्शन किसके ऊपर काम करते हैं, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। अगर कल को मैंने इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू दे दी ना, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे लोअर, लोअर के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस टाइम पे इसकी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन हमेशा किसके ऊपर काम करता है, टेक्स्ट डाटा के ऊपर काम करता है। तो ये भी अपनी छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको आपने क्या करना है, नोट कर लेना है।
बाकी तो हमने मैक्सिमम चीज़ें करी हुई हैं कि अलग-अलग कमांड्स हम यूज़ करते हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए। तो उनको भी आपने क्या करना है, नोट करके रिवाइज़ कर लेना है ना? बाकी देखो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन की है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिसेंटली अभी भी पूछी जा रही है और पहले भी पूछी जाती है, उसको भी आप नोट कर सकते हो। जस्ट एक छोटी-सी रिवीज़न, ऐसा कौन-सा शॉर्टकट है जिससे आप क्या करते हो, ओपन करते हो किस चीज़ को? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। सिंपल बोल रहा हूँ मैं, किसको आप करोगे? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इसको ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस F3। ये ना काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा रही है। तो जो JYT की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो काइंडली ऐसी छोटी चीज़ों को ना हमेशा कॉपी में बॉक्स बना के लेके आएं, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है। वैसे पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी फंक्शन कमांड होती है जो डायलॉग बॉक्स में वो यूज़ करता है। कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली सर एक्सेल के अंदर, है ना? एक्सेल का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वो शिफ्ट प्लस F3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपको बार-बार रिपीट तभी करवाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपके ज़हन में ये सारे क्वेश्चन बैठ जाएँ। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया है कि जो बच्चा स्टार्टिंग की क्लास और अभी की क्लास तक जो रेगुलरली बच्चा पढ़ रहा है, उसको ऑटोमेटिकली बाकियों के कंपैरिजन में उसकी जो नॉलेज बेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि उसने हर एक छोटे-छोटे पॉइंट नोट किए हैं, उसने कॉपी पे अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, वो उनको रिवाइज़ कर रहा है। उनको उसको जो पहले आइडिया नहीं होता था कि कैसे चीज़ें कोई चीज़ लिंक होती है, कैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी वजह है। वो सारी चीज़ें लिंक तभी होती हैं अगर आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देख रहे हो और आपने हर एक क्लास अच्छे ढंग से देखी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से बस आप 5 दिन पहले पढ़ने लगे और आपको एग्ज़ाम से पहले मान लेते हैं आपको ये प्लेलिस्ट मिल गया, फिर कुछ भी आपको मिल गया और आपने जल्दी-जल्दी देखना स्टार्ट कर दिया। तो जल्दबाज़ी हमेशा बोलते हैं ना, आप एक बार पढ़ो तो वो बेटर रहता है कि आप उसको बार-बार, बार-बार एक टॉपिक पढ़ो। हमारा ब्रेन भी ऐसे करता है, अगर आप एक बार अच्छे ढंग से किसी चीज़ को पढ़ लो ना, वो आपको हमेशा याद हो जाती है। पर वही अगर आप जल्दबाज़ी में पढ़ो, बस आपको मतलब पेपर निकालना है, टाइम पास करना है, तो उस वे में कई चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम में आपको पढ़ी हुई चीज़ें भी याद नहीं आती हैं। तो वो भी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। देन हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप बोलेंगे सर ने भाषण दे दिया। Which of the following keyboard shortcut open a macro dialog box in MX Excel 2019? Show all the names of the macro that we have defined in the workbook in our personal macro workbook. यहाँ पे सिंपली बात की है, जैसे मान लेते हैं मैक्रो आप सभी को पता है। मैक्रो क्या होता है सर? हमारे पास प्री डिफाइंड हमारे पास इंस्ट्रक्शंस। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बार-बार रिपीट होती है ना? सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दैट यूज्ड, ठीक है? मतलब फ्रीक्वेंटली या फिर मोर देन, ठीक है, मोर देन वंस ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे कि मैक्रोज़ क्या होती हैं। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं, एक से ज़्यादा बार क्या होती है वो यूज़ होती है ना? तो कुछ ऐसी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती है जो क्या की जाती है, बार-बार हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बना देते हैं, उनका हम मैक्रो बना देते हैं। तो देखो मैक्रो डेफिनेशन आपको लग गया होता क्या है? अब देखो जब आप एक्सेल में ना मैक्रो को सेव करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल की बात की है ना, तो एक्सेल में जब भी आप किसी मैक्रो को सेव करते हो, तो मान लेते हैं मैंने एक मैक्रो बनाया, उस मैक्रो का मैंने नाम रख दिया ABC, है ना? ABC मैंने मैक्रो का नाम लिख दिया। फिर कल को मुझे लगा कि ABC का चलो मेरा काम खत्म हो गया, पर मुझे बाद में कभी यूज़ आ सकता है, तो उसको मैंने सेव करके रख लिया। फिर मैंने एक नया मैक्रो बना दिया, उसका नाम रख दिया XYZ, है ना? XYZ कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपका जो रिक्वायरमेंट होगी ना, आप उसके हिसाब से उसका नाम रखोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वो याद रहे। तो मैंने XYZ की रख ली। मान लेते हैं मुझे ये भी अभी इसका काम नहीं है, इन दोनों का काम नहीं है, मुझे किसी और इंस्ट्रक्शन है वो जो बार-बार यूज़ हो रहा है डाटा, मुझे उसको भी सेव करना है। उसका भी मैंने मैक्रो बना दिया, उसका नाम रख दिया मान लेते हैं DEF। तो ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे सर मैंने यहाँ पे अपने 3 मैक्रो बना दिए और ये मैक्रो मेरे कहाँ पे होंगे? ये मेरे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के अंदर क्या हो जाएँगे? सेव हो जाएँगे तीनों। बाकी मेरी मर्ज़ी है, जब मुझे जिस मैक्रो को यूज़ करना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैक्रो कमांड का यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मैक्रो को यूज़ कर लेंगे। बाकी ये मैंने आपको बताया ही है हम किसका यूज़ करते हैं। हमें अगर मान लेते हैं मुझे इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा ना इसको। तो ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट प्लस F8 शॉर्टकट कमांड का। तो ये भी आपने नोट करना है, अल्ट प्लस F8 शॉर्टकट कमांड हम किसको लिए यूज़ करते हैं? जब हमें मैक्रो डायलॉग बॉक्स को क्या करना पड़ता है? ओपन करना होता है। उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया था? क्वेश्चन में लिखा गया था, जो चीज़ मैंने आपको बताई ना वही लिखा था कि ऐसी कौन-सी शॉर्टकट कमांड है जो आप मैक्रो डायलॉग बॉक्स को आपके ओपन करता है, किसके लिए? क्योंकि उसके अंदर आपने क्या किए होते हैं, अपने मैक्रोज़ बना के रखे होते हैं।
अगर आपको जो अपने मैक्रो बना के रखे हुए हैं और आपको इन फ्यूचर बाद में यूज़ करने हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए उनके मैक्रोज़ के हैं कौन-कौन से आपके पास मैक्रो। तो मैक्रो ओपन करने के लिए, मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी पड़ती है अल्ट प्लस F8। तो जैसे आप अल्ट प्लस F8 यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आपको आपके मैक्रो दिख जाते हैं। मैक्रो नंबर 1 दिख जाता है, मैक्रो नंबर 2 दिख जाता है और मैक्रो नंबर 3 दिख जाता है। फिर जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो, फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में ना पूछी जाती है, तो काइंडली आपने इनको भी नोट कर लेना है। तो बाकी मैक्रो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मैक्रो क्या होती है, बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो हमारे पास एक रिकॉर्डेड सीक्वेंस होता है, क्योंकि ना एग्ज़ाम में ना उसको सेट ऑफ ऐसे नहीं बोलते कि सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे लिखा जाता है टेक्निकल टर्म में। ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डेड सीक्वेंस, रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ऐसे आप नोट कर सकते हो, है ना, एक्शंस। या फिर आप सिंपली एक्शंस नहीं लिखना होगा तो आप कमांड भी लिख सकते हो। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं। बाकी ये देखो मैक्रो का मतलब क्या होता है, जब आप मैक्रो नोट करेंगे ना कॉपी पे, तो मैक्रो की एक फर्स्ट डेफिनेशन ही आ जाएगी, होता क्या है। सेकंड, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू, किस चीज़ को, ऑटोमेट। अब देखो ऑटोमेट आप किस चीज़ को करेंगे, जो भी डाटा आप बार बार रिपीट कर रहे हो या फिर जो भी टास्क आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सिंपल आप नोट करोगे रेपिटेटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखने की स्पेस नहीं है तो उसको आप नोट लिख लेना, रेपिटेटिव टास्क। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम है ना पूछा आता है। बाकी देखो मैक्रो हम लिखते कौन सी लैंग्वेज में है, ये हम सर VBA लैंग्वेज एक आती है माइक्रोसॉफ्ट की। VBA को हम क्या बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं, मैक्रो। मतलब जो भी मैक्रो वगैरह होते हैं वो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं, इस लैंग्वेज की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। बाकी मैं सिंपल ऐप से क्वेश्चन पूछूं, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो ओपन करती है विजुअल बेसिक एडिटर को, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको विजुअल बेसिक के बारे में बताया ना, तो VBE के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोल देते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। तो अगर आपको इसको ओपन करना है तो इसको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, उसको बोलते हैं हम अल्ट प्लस F11। ये ना एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार, तो इसको भी काइंडली आप नोट कर सकते हो। बाकी देखो मैक्रो वगैरह कहाँ पे होते हैं या फिर कौन सी रिबन टैब होती है जो हमेशा इनेबल होनी चाहिए जब आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, तो वो कौन सी टैब होती है, डेवलपर टैब होती है। ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको सभी को मैक्रो दिख जाएँगे। मैक्रो कई बार ऐसा होता है जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना तब आपको मैक्रो नहीं दिखता है, आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो उसको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन कब आता है, जब आप डेवलपर टैब ओपन कर देते हो। जो हमारे पास डेवलपर टैब होता है ना, जब आप इसको ओपन कर देते हो या फिर इनेबल कर देते हो, तभी जाके आप मैक्रो को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि जो डेवलपर टैब होता है या फिर डेवलपर टैब कहाँ पे मिलेगा हमें, रिबन के ऊपर मिलेगा। ये बेसिकली मस्ट बी इनेबल होना चाहिए। किसके लिए इनेबल होना चाहिए, अगर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है मैक्रो को, रिकॉर्ड अ मैक्रो, तो उसके लिए हमें ये वाली टैब मस्ट है, ये आपने नोट करना है। और डेवलपर टैब आपको कहाँ, मान लेते हैं आपको डेवलपर टैब नहीं दिख रही है, तो इसके लिए आप कहाँ पे जाएँगे, इसके लिए आप अपने जो भी आपकी मतलब सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल है, चाहे वर्ड है, उसकी आप सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स में जाके वहाँ पे आपको जनरल की सेटिंग्स मिलेंगी। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको अलग-अलग सेटिंग्स मिल जाएँगी, वहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगी डेवलपर टैब की। तो आप उसको उस टाइम पे क्या करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट बंद होगा, तो आप उस टाइम पे उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। उसके बाद जैसे आप इनेबल कर देंगे तो आपको जो आपका रिबन होगा, है ना, जो आपकी एप्लीकेशन का रिबन होगा ना, वहाँ पे आपको होम दिख जाएगा, होम के आगे इंसर्ट दिख जाएगा, मतलब सारी चीज़ें दिख जाएँगी और लास्ट में आपको यहाँ पे डेवलपर टैब भी दिख जाएगा। पहले जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वो कब दिखेगा, जब आप सेटिंग के अंदर जाके जनरल सेटिंग्स में जाके डेवलपर की सेटिंग्स होती हैं, फिर डेवलपर जो हमारे पास टैब होता है उसको आप जैसे ऑन कर देते हैं, तब वो टैब आपको यहाँ पे भी रिबन के अंदर देखने को मिल जाता है। छोटे पॉइंट है पर एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो अगर सिंपल मैं बात करूँ, क्योंकि मैक्रो क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मैक्रो में वायरस हो सकता है, जो मैं बार-बार मैक्रो बोल रहा हूँ, तो मैक्रो में वायरस हो सकता है। तो हाँ बोलेंगे, यस सर मैक्रो में वायरस हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आ जाता है हमारे पास मैक्रो वायरसेस का, है ना? तो मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं? बेसिकली जब आप किसी फ़ाइल को इंस्टॉल करते हो या फिर डाउनलोड करते हो, तो कई बार वहाँ पे भी क्या होता है, आपके जो वायरसेस होते हैं, वो मैक्रो के अंदर इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, ताकि जब आप इनको यूज़ करो तो ऑटोमैटिकली वो क्या हो जाएँ, एग्ज़ीक्यूट हो जाएँ आपके सिस्टम के अंदर।
अच्छा, मैक्रो मैक्रो की हम बार-बार बात कर रहे हैं। मैक्रो को हमने फ़ाइल भी बना के देख ली। मैक्रो सर सेव कैसे करते हैं? मतलब मैक्रो की एक्सटेंशन क्या होती है? मैक्रो की एक्सटेंशन आप नोट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉट। देखो डॉट XLS तो पता ही है, ये किसकी आती है? सर हमारे एक्सेल की आती है। हमेशा जब भी लास्ट में M आता है ना, तो M स्टैंड फॉर मैक्रो, बस ये याद रखना है। तो XLSM किसकी एक्सटेंशन होती है जब भी आप कोई मैक्रो अपना सेव करते हो? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना ABC वाला, तो यहाँ पे ABC डॉट, इसका नाम क्या होगा पूरा? ABC डॉट XLSM। तो इससे मुझे क्या लग जाएगा पता, कि मेरी ABC जो फाइल है वो कौन सी फाइल है? ये बेसिकली एक्सेल की मैक्रो की फाइल है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में ना पूछी जाती है, तो काइंडली इनको भी क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाती है, कि जो हमारे पास पर्सनल मैक्रो वर्कबुक होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो ये ऐसी हिडन वर्कबुक होती है जो ओपन करती है या फिर ओपन हो जाती है हर टाइम, जहाँ पे जब एक्सेल क्या होता है, स्टार्ट होता है या फिर मतलब स्टोर करता है जो हमारे ग्लोबल मैक्रोज़ होते हैं। तो इनको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है ना पर्सनल मैक्रो वर्कबुक फ़ाइल का, तो वो क्या होता है? तो उसको भी आप नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल जो हमारे पास मैक्रो होते हैं, उसकी जो वर्क फ़ाइल होती है या फिर वर्कबुक की जो फ़ाइल होती है ना? उसकी बेसिकली हम बोल सकते हैं उसका नाम क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ, बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ किसका? हमारे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक फ़ाइल, इसका नाम क्या होगा? इसको नोट कर सकते हो, पर्सनल डॉट, देखो XLS तो सेम आ जाता है, B आ जाता है हमारे पास पर्सनल के लिए, है ना? तो कल को क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे बोलो कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक फाइल, तब आप बोलेंगे कि सर अगर पर्सनल है तो पर्सनल उसका नाम आ जाएगा और साथ में एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, डॉट XLSP। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी कहेंगे आप नोट कर सकते हो। तो कुछ छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा तो और भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेसिकली मैक्रो होता है क्या है, मैक्रो में कमेंट ऐसे कैसे करते हैं, जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट पढ़ते हैं ना, तो VBA भी हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। तो VBA में हमें कमेंट देने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस का हम यूज़ करते हैं। तो छोटे पॉइंट है पर ना एग्जाम में ये सारे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो, अगर आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड आप कौन सी यूज़ करते हो? अगर हम बार-बार मैक्रो की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्रो को आप क्या करेंगे? मैक्रो को हम रिकॉर्ड भी तो करेंगे ना, तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, है ना? बाकी सारी चीज़ें मैक्सिमम हमने कवर की हुई हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। तो इसके अलावा बाकी और कुछ डाटा इंपॉर्टेंट लगता होगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो बोलेंगे कि सर एक क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा आप टाइम लगा देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन MS Excel 2019 इनेबल यू टू हाईलाइट सेल विद अ सर्टेन कलर डिपेंडिंग ऑन द सेल वैल्यू। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, क्वेश्चन खुद पढ़ो ना क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है कि एक्सेल 2019 में हम क्या करते हैं, किसी का उपयोग करते हैं, वो क्या करता है, सेल के मान के आधार पर, मतलब क्या हो रही है यहाँ पे, कंडीशन लग रही है, के आधार पर उससे एक निश्चित रंग में हाईलाइट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा इफ़, जो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि इफ़ 18 इज़ ग्रेटर देन, या फिर कोई भी मेरा डाटा है, 18 इज़ ग्रेटर देन क्या है, 20। तो आप क्या करो, उसको, उसका जो डाटा है उसको क्या कर दो, आप रेड कर दो, है ना? उसके डाटा को आप रेड कर दो। अगर वो नहीं है तो उसको क्या कर दो, ब्लू कर दो। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जिस भी सेल के अंदर मैंने ये डाटा कंडीशन लगाई होगी कि 18 अगर 20 से बड़ा है, तब उस सेल को आप रेड कर दो, अदरवाइज़ उसको क्या कर दो, ब्लू कर दो। तो अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे वो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली सर, जो 18 है वो 20 से बड़ा नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब फ़ॉल्स हो जाएगा। तो फ़ॉल्स के टाइम पे हमने कौन-सी वैल्यू सेट की है? कौन-सा कलर सेट किया हुआ है? हमने सर ब्लू सेट किया हुआ है। तो सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? सेल किस कलर में हो जाएगा? वो ब्लू कलर में हो जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो लगती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बिहाफ़ पे हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे आप नोट कर लेना। है ना? तो ये छोटे-छोटे पॉइंट है और एग्ज़ाम है ना पूछ जाता है, तो उनको भी काइंडली आप नोट करके लिख लेना। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं कि सर जैसे हम सिंपल बोलूँ कि अगर टॉप और बॉटम रूल्स हैं,
उसको अगर हमें फीचर करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर आपको कोई डाटा रीअरेंज करना है या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं किसी सेल के ऊपर, उसके बिहाफ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब सेल के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है ना, जैसे कलर हो गया या फिर कोई भी और चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो छोटे-छोटे पॉइंट पर एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास कलर स्केल होते हैं ना एक्सेल में, वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा। कैसे करते हैं वो रिप्रेजेंट? तो आपने हमेशा रखना है कि बाय अप्लाइंग अ ग्रेडिएंट ऑफ कलर अक्रॉस द रेंज बेस्ड ऑन द वैल्यू। उसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, जो हमारे पास कलर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे आप अलग-अलग एक्सेल के डाटा देखते हो, तो कई डाटा में आप देखते हो यहाँ पे ये डाटा ब्राउन कलर में लिखा है, कोई डाटा है वो रेड कलर में दिख रहा है, कोई डाटा है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाया होता है, यहाँ पे भी इन्होंने इस टाइप के जो डाटा बन के आते हैं, उस टाइप पे उन्होंने क्या लगाया होता है, हर एक सेल के ऊपर या फिर उन्होंने एक कंडीशन लगाई होती है कि अगर ये डाटा इतने से इतने रेंज के अंदर है तो वो ग्रीन में आ जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे आजकल सेंसस की बात चल रही है काफ़ी, तो हम वैसे बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, कि जो हमारे पास अलग-अलग स्टेट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कौन से स्टेट में हैं या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसको आप ब्राउन कलर से बताएँगे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट सेल में आ जाएँगे, वो बच्चे आ जाएँगे या फिर वो स्टेट आ जाएगी या फिर सॉरी वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जहाँ पे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हम ब्राउन से सेट कर देंगे। सेकंड नंबर पे मैंने कलर कोडिंग लगाई है कि मुझे वो बच्चे बताओ जहाँ पे काफ़ी कम है बच्चे, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट बताओ जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। तो जहाँ पे कम है उसके लिए हमने रेड कलर का यूज़ कर लिया। तो वहाँ पे थर्ड नंबर मैंने बोल दिया कि ऐसे मुझे डिस्ट्रिक्ट बताओ जहाँ पे फीमेल गर्ल्स सबसे ज़्यादा हैं, है ना? तो उसके लिए मैंने कौन-सा कलर सेट कर दिया यहाँ पे, ब्लू कलर मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली कंडीशन के बिहाफ पे हम अलग-अलग कलर्स क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर फिट कर रहे हैं, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में वो अपनी एक्सेल शीट देखनी होगी, तो मुझे पता होगा कि रेड मतलब इस एरिया के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम है ना? बाकी जैसे ब्राउन होगा तो ब्राउन का हमें मतलब होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेरे डिस्ट्रिक्ट। ऐसे करके जो कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होती हैं, वो क्या की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये सारी ना प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तभी मैं आपको इनको बताता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करो ना, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं है। आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो डाटा वैलिडेशन या फिर ये जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? डाटा, अगर आप बात कर लेते हो वैलिडेशन, क्योंकि आप डाटा को भी कई बार वैलिडेट करते हो ना, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मैंने आपको ये चीज़ सिंपल सी बताई थी, जो भी टैब जो डाटा के साथ डील करता है, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? डाटा टैब के अंदर मिलेगा। जैसे डाटा डेफिनिशन हो गया या फिर डाटा वैलिडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने में मिलेंगी? डाटा टैब के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी देखो एक टर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, जब आपको ना गोल सीक जो होता है वो किस एनालिसिस टूल का पार्ट होता है। एक टर्म ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। एक नाम होता है, फिर शब्द होता है, सिंपल बोल लूँ कि एक टूल होता है। एक सेकेंड, गोल सीक। तो जो हमारे पास गोल सीक होता है, ये पार्ट होता है। ये किस मतलब एनालिसिस का पार्ट होता है। ये हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? व्हाट इफ एनालिसिस। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल सीक बताओ हमें किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे वो व्हाट इफ एनालिसिस एक हमारे पास टूल होता है, उसका ये पार्ट है। तो छोटे पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऐसा कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है जो ओपन करती है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसको ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इसके लिए सर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल+1 का। कि देखो ऐसे जो शॉर्टकट कमांड होती है ना, वो काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, और एग्जामिनर ना यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए आप कंट्रोल+1 का आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो छोटी चीज़ है पर एग्ज़ाम रेलिवेंट ये बन जाती है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमने शायद पहले डिस्कस ना किया हो, तो सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि जो हमारे पास कॉलम होता है ना एक्सेल में, उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है?
है ना? या सिंपल मैं आपको बोलूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप एक्सेल तो हमेशा आप देखते हो, आपका ये एक्सेल की शीट आ गई ना, तो जो एक आपको कॉलम दिखता है, जो आपको ये वाला कॉलम दिखता है ना एक, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो आप नोट कर लेना इसके कि सर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, ठीक है? एक तो ना मैं कॉलम की स्पेलिंग हमेशा गलत कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ किसकी? हमारी जो एक्सेल का जो सेल होता है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख देता हूँ यहाँ पे। जो सेल होता है उसमें डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है? ये होती है आपके पास 8.43 कैरेक्टर्स। तो इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली इसको भी आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो ये सारे पॉइंट है जो कहीं न कहीं पूछे गए हैं, तो इनको आपने नोट कर लेना है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ हेक्साडेसिमल 3C। तो 3C का डेसिमल कितना बन जाएगा, फिर हेक्साडेसिमल कितना बन जाएगा? देखो, डेसिमल निकालना है आपको किसका? हेक्साडेसिमल 3C। मतलब आपके पास 3C किस में है? 16 में दे रखा है और आपको क्या करना है, इसका डेसिमल वैल्यू निकालना है, मतलब 10 में आपको इसको निकालना है। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या बन जाता है, आप क्या करो, जैसे सी एक्चुअल में जैसे आप देखते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल वैल्यू चलती है 0 से लेके 9 तक चलती है। उसके बाद हमारे पास जैसे ए चलता है, बी, सी, डी, ई एंड एफ चलता है। ए स्टैंड फॉर, ए हमारे पास डेसिमल का 10 होता है, बी हमारा डेसिमल का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बी हमारा 11 होता है ना? उसके बाद सी हमारा 12 को दिखाने का काम करता है, वही डी हमारा 13 को, ई हमारा 14 को और एफ हमारा किसको? 15 को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जब भी आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है, मतलब 16 बेस को आपको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपका जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट क्या आपके पास सी है, तो सी एक्चुअल में कौन सा है? सी एक्चुअल में सर हमारा 12 है ना? क्योंकि सी तो हेक्साडेसिमल है। ये डेसिमल में कौन सी वैल्यू के बराबर होता है? ये 12 के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, 12 फिर मल्टीप्लाई, अब देखो इसका बेस 16 है, तो इसका मतलब है क्या करोगे आप, 16 रेज टू पावर 0, जैसे आप बाइनरी में करते हो ना, बाइनरी में क्या करते हो, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 3। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पे वैल्यू 1 होती है, उस वैल्यू को आप क्या करते हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको प्लस कर देते हो। तो वही यहाँ पे 16 की पावर 0 और 16 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 यहाँ पे आ जाएगी। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे सी है, सी की जगह मैंने क्या कर दिया, 12 लिख दिया, 16 की पावर 0 प्लस, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई, अब 16 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 1। अब मैंने आपको सिंपल एक बेसिक मैथ का मतलब बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होती है, वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते थे ना, वहाँ पे एक टर्म आती थी कि मान लीजिए, है ना? जिससे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्यों मानना है हमने। फिर आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मानते हो तभी आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक्स की पावर जैसे 0 आ गई, तो एक्स की पावर 0 मतलब एक्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है, उसका आंसर कितना आता है? हमेशा 1 आता है। बस आपने यही सिंपल सा एक रूल होता है मैथ का, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो एक्स की जगह यहाँ पे कितना है, 16, तो 16 की पावर 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 1। बाकी 3, अब 16 की पावर 1 है, तो इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। तो देखो 12 1 का 12 प्लस 16 3 का कितना होता है, तो 16 3 का सर हमारे पास 48 होता है। तो देखो 12 प्लस 48 जैसे आप करेंगे तो 48 ठूंजा और 2 60, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, 60 यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब है 3C जो आपका हेक्साडेसिमल में है, तो जब वो हमारा डेसिमल में बन जाएगा, डेसिमल में बनने के बाद कितना बन जाएगा, वो 60 हमारा बन जाएगा। तो एज पर ऑप्शन हमारे पास कौन बन जाएगा, सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके ना आपको कन्वर्जन करनी आना चाहिए, और कन्वर्जन के लिए मैंने आपको तभी जो बेस वैल्यू होती है या फिर रेडिक्स वैल्यू होती है, इसी इन वैल्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू। तो हेक्साडेसिमल की बेस या रेडिक्स वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। वहीं जो हमारे पास बाइनरी होता है, तो बाइनरी की हेक्साडेसिमल या फिर बेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो जब भी हमें हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करते हैं, उसके बेस से उसको फर्दर क्या करते हैं, उसे इवैल्यूएट कर देते हैं। तो जैसे हम इवैल्यूएट कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हमारे पास बन जाता है, हमारे पास एज पर क्राइटेरिया 60 यहाँ पे राइट आंसर बन गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, बस कन्वर्जन करनी है, इनको ट्राई करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपने नोट करने हैं। बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट मैक्सिमम डाटा आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो उन्होंने नहीं देखी हैं वो काइंडली स्टार्टिंग से भी ये सारे पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर सकते हो।
बाकी देखो जो इम्पोर्टेंट डाटा है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ना मतलब आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं, तो वो आपने नोट करने हैं। जो एग्ज़ाम रेलिवेंट या फिर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, बस मैं आपको वही लिखवाऊंगा, आपने वो काइंडली नोट कर लेने हैं। जैसे सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है ना, सी और सी प्लस प्लस का लैंग्वेज काफ़ी पूछा आता है हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में। एक बार टर्म पूछी गई थी कि 0x, तो 0x किस चीज़ को बताने का काम करता है, तो ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सी या फिर सी प्लस प्लस जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास 0x होता है, ऐसे ऐसे होता है, बीच में बिंदु से लगाया होता है, तो जो 0x है तो ये किस चीज़ को डिनोट करने का काम करता है, तो ये हमारे सर हेक्साडेसिमल नंबर को बताने का काम करता है। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन है सर जो पूछे जाती हैं, जैसे मैं सिंपल बात करूँ, एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा आता है कि जो हमारे पास 1010 है बाइनरी का, उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना होगा, तो ए क्या होगा, उसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो ए हेक्साडेसिमल नंबर है और उसका बाइनरी कितना आ जाता है, 1010 आ जाता है। और अगर डेसिमल बोलें तो डेसिमल में आपको पता है 10 वो आ जाएगा। तो ये एग्जाम पूछा जाता है। बाकी क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऑक्टल नंबर, सिंपल मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास क्या है, ऑक्टल हमारे पास नंबर है 8, ऑक्टल 8 है, तो या फिर सिंपल मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर 8 है, सिंपल आपसे घुमा के नहीं क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द ऑक्टल, ऑक्टल किस चीज़ का, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 8, डेसिमल 8, कि आपके पास डेसिमल का 8 है, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब उसका ऑक्टल नंबर क्या होगा, तो उसका ऑक्टल नंबर आ जाता है आपके पास 10, है ना, तो ये 10 आ जाता है किसका, ऑक्टल इक्विवेलेंट किसका, डेसिमल नंबर 8 का। क्यों आ जाता है, क्योंकि जब आपको डेसिमल नंबर आपका 8 है, पर जब आप क्या करते हो ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, है ना, तो ऑक्टल जो इसका कन्वर्जन होता है, तो ऑक्टल में जो डेसिमल नंबर 8 होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है, उसको आप क्या करते हो, बेसिकली ऐसे लिखते हो, उसको आप 8 से ही डिवाइड करते हो, तो 8 1 का 8 और रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0 बच जाता है। तो जब आप इसको लिखते हो, तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एम एस भी लिखते हो और उसके बाद आप क्या लिखते हो, एल एस भी लिखते हो। तो यहाँ पे देखो एम एस भी तो एक आ गया, तो एल एस भी और कुछ नहीं है, पर यहाँ पे 0 तो है ना, तो 0 भी आपको लिखना पड़ता है। तो 8 डेसिमल का, अब आपने क्या किया, क्योंकि ये जो 8 वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है डेसिमल 8 की। पर ऑक्टल क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्टल नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर का रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू कितनी होती है, वो भी सर 8 होती है। तभी मैंने क्या किया, 8 को 8 से डिवाइड किया। पर जो ये वाला 8 है, ये जो मैंने यहाँ पे 8 यूज़ किया हुआ है, ये किसको बताने का काम कर रहा है, ये ऑक्टल नंबर को बताने का काम कर रहा है। पर जो अंदर वाला 8 है, ये किसको बताने का काम कर रहा है, ये डेसिमल नंबर को बताने का काम कर रहा है। तो जब आपने ऑक्टल नंबर 8 को डेसिमल नंबर 8 से डिवाइड किया, उसके बाद आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया डेसिमल 8 का ऑक्टल वैल्यू, है ना, डेसिमल 8 की ऑक्टल वैल्यू निकल गई, वो कितनी निकलती है आपकी, 10। तो ये भी एग्जाम में पूछा था, देखो टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपको अंडरस्टैंड है टॉपिक के बारे में तभी आप ये चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हो, अदरवाइज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। है कुछ नहीं है, छोटी चीज़ है। ठीक है, जब मैंने आपको ऑक्टल के बारे में बताया था, तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं टोटल, 7 मतलब 8 नंबर होते हैं। कैसे चलते हैं, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप इनको टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितने बन जाते हैं, ये हमारे पास 8 बन जाते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कितना बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज होती हैं, 8 वैल्यूज होती हैं। तभी हम ऑक्टल का रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, कि उसमें जो टोटल उसके डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स वो रिप्रेजेंट कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो 8 डिजिट्स ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो 0 से लेके 7 तक डिजिट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा ऑक्टल नंबर। तो जब आप ऑक्टल नंबर 8 को, मतलब आपको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल 8 को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल 8 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, 10, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो जिनको नहीं समझ आया है ना, बाकी तो ट्राई करना है इसको समझने की, जिनको नहीं समझ आया तो वो काइंडली इस डाटा को ना बॉक्स में नोट कर लेना, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए।
बाकी बाकी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी हैं, उनको भी आपने क्या कर लेना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। तो बाकी देखो, अगर एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ f+1, तो f+1 वो किसके बराबर होता है ना? सिंपल बोल रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर आपका क्या होगा जब आप f+1 मतलब क्या करो, प्लस कर रहे हो, है ना? एक हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर बेसिकली f+1 इक्वल्स, तो ये किसके बराबर होगा, तो होता है, तो ये भी हमारे पास 10 के बराबर हो जाता है ना? और 10 बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आप लिख सकते हो विच इज़ 16 इन डेसिमल। डेसिमल में ये 16 बन जाता है, पर ऑक्टल में f+1 कितना बन जाता है, देखो 15 + 1 कितना होगा, 16 होगा, ये तो हमें पता ही है। पर जब आप कन्वर्जन करते हो ना, तो कन्वर्जन के टाइम पे आपको पता होना चाहिए 15 + 1 कितना बन जाता है, वो 10 हमारे पास बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मुझे खुद बताओ, f का जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितना है, वो सर हमारे पास 1111 है। और वहीं अगर इस 11 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 प्लस कर दे रहा हूँ, तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0001, क्योंकि लिखने का तरीका है, क्योंकि मैंने बोला जो भी डिजिट है उसको आपको कितने वैल्यू में लिखना है, 4 वैल्यूज़ में लिखना है या फिर 4 बिट्स में लिखना है। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को प्लस कर रहे हो। तो जैसे आपने इनको प्लस किया, तो आपको इतना पता है जब बाइनरी में 2 वैल्यू प्लस होती हैं, 1 + 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1 कहाँ चला जाता है, आगे कैरी चला जाता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जब भी 1 + 1 होता है, तो इसका जो सम आता है और इसकी जो कैरी आती है, तो सम कितना होता है, 0। जैसे आप कहते हैं ना 1 + 1 में वो कितना आता है, 2 आता है। और वैसे ही अगर आप बाइनरी में वैल्यू प्लस करते हो, तो 1 + 1 कितना होता है, वो 1 + 1 10 हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है। तो 2 होने का मतलब है यहाँ पे सम में 0 और कैरी में कितना आ जाता है, यहाँ पे 1 वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो 1 + 1 0, और फिर यहाँ पे 1 आगे फॉरवर्ड हो गया। तो फिर से देखो 1 प्लस, जैसे नॉर्मल मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 1 + 1 कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर से 1 आगे चला गया, फिर 1 + 1 फिर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर से कैरी एक हमारा आगे फॉरवर्ड हो गया, फिर आगे 1 + 1 यहाँ पे 0, और एक हमारे पास क्या चला गया, आगे कैरी हमारे पास चला गया। तो और कैरी हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो, जब आप, मैंने यही चीज़ क्या बोली, आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल नंबर को 4 के पेयर में आप लिखोगे। तो आप मुझे खुद बताओ, अब यहाँ पे तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो जैसे हम इसको लिखेंगे, तो लिखने का तरीका क्या है, ये हमारे पास कितना बन गया, 1 बन गया, और ये तो सारे 0 हैं, तो ये कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका मतलब है कि जब आपने हेक्साडेसिमल एफ को हेक्साडेसिमल मतलब 1 के साथ आपने क्या किया, प्लस किया, तो उसके बाद क्या हो गया, 15 + 1 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का जो डेसिमल वैल्यू निकल के आती है, फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू निकल के आती है, जब आप f+1 करते हो, तो वो कितनी बन के निकल के आती है, आपकी 10 निकल के आती है। वही सेम कंडीशन है जब आप ऑक्टल की बात करते हो, ऑक्टल का जैसे समझाया ना, बस डिट्टो वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे जानबूझ के क्या किया जा रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना ऑप्शन में आपको 16 भी दिया होगा, पर आपने उसको टिक नहीं करना है, आपने टिक करना है 10 को। आपको समझ आएगा कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं। तो इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो, हेक्साडेसिमल के 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास कलर कोडिंग आती है, उसमें ना मतलब बेसिकली 6 टाइम क्या होती है, 0 होती है, या फिर सिंपल बोलूँ, यहाँ पे 3 पेयर होते हैं। एक पेयर ये वाला 0 का, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो 3 पेयर हमारे पास एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये किस कलर को बताने का काम करती है, मैं बात करूँ कौन सा कलर ये बताती है, तो आपने नोट करना है, जब भी 0 होता है तो ये हमारा ब्लैक कलर को बताने का काम करता है। सेकंड, एक हमारे पास बन जाता है जब हम बात कर लेते हैं एफ की। यहाँ पे भी क्या होता है, 3 पेयर होते हैं एफ के, है ना? एफ मतलब 16 जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है। और ये भी हेक्साडेसिमल में कौन से कलर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, तो ये हमारे एक तरीके से वाइट कलर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि 3 पेयर ऑफ हेक्साडेसिमल, या फिर यही दे दिया उन्होंने, मान लेते हैं ऐसे करके आपको दे दिया #00000, ये किस कलर को बताता है, तो आप बोलेंगे ब्लैक को। वही अगर ऐसे करके दे दिया, तो आप बोलेंगे वो हमारा वाइट कलर को बताने का काम करता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, नोट करके कॉपी में लिख लेना है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम कुछ और क्वेश्चन होंगे तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल 90।
तो डेसिमल 90 का आपको क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40। तो 40 का अब आप क्या करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिंपली जो 40 है, 40 का आप क्या निकालोगे, 40 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, है ना, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आप कन्वर्ट तो करोगे ना पहले इसको, तो कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, बेसिक मैंने आपको दोनों ही बताए हुए हैं, है ना। तो एक जैसे बाइनरी का तरीका मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको पता है, आप ऐसे कर लो कि 40 को ना टुकड़ों में तोड़ दो, है ना, या फिर सिंपल आपको डिवाइड वाला बताता हूँ, ताकि जो बच्चे बिगिनर वाले हैं उनको अंडरस्टैंड रहे, ताकि वो एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 40 आप किसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो 2 से आप डिवाइड कर लो, 2 2 का 4, कितना रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, वही 2 10 का 20, शेषफल कितना बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, 2 5 का 10 कितना बचा, 0 बचा। फिर यहाँ पे 2 2 का 4 कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 1 का 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। और लिखने का तरीका क्या होता है, हम हमेशा एमएसबी से क्या लिखते हैं, एलएसबी की तरफ लिखते हैं। एमएसबी क्या होता है, जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, एलएसबी क्या होता है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और एमएसबी हमेशा कहाँ पे आता है हमारे पास, जो हमारा लेफ्ट साइड होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, फिर 0, फिर 1, फिर आगे क्या है, 0 0 0। तो ऐसे करके आपने क्या कर दिया, बेसिकली 40 का क्या कर दिया, जो हमारे पास 40 डेसिमल नंबर था, इसका आपने क्या कर दिया, इसका आपने बाइनरी बना दिया। ये स्टेप का कंप्लीट हो गया। अब देखो जो इन्होंने डाटा लिखा हुआ है, इन्होंने कितने उसमें लिखा हुआ है, आप खुद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन्होंने डाटा लिखा हुआ 8 वैल्यू में। तो आप भी क्या करो, अब आपका डाटा किस में है, आपका है 3 3 6 में, तो आप इसको 8 में कन्वर्ट कर लो। तो 8 में करने के लिए कुछ नहीं करोगे, आप स्टार्टिंग में 0 लगा दोगे, बाकी जो डाटा है उसको वैसे रहने दोगे, 1 0 1 0 0 0। अब इन्होंने हमें क्या करना है, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले हमें क्या करना है, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। इसका आप क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे। तो वंस जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी वैल्यूज होती हैं उसको उल्टा करना पड़ता है। तो देखो 1 का कितना बन जाएगा, यहाँ मतलब 0 का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमने एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं, किस चीज़ से मैच करने के लिए, कि हमारा जो पेयर है वो 8 कंप्लीट हो जाए। तो आपने कभी भी इस जो डाटा आपने खुद से ऐड किया हुआ ना, इसको कभी भी आपने कन्वर्ट नहीं करना है, इसको आपने वैसा की वैसे ही रहने देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है, नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल नोट करवा देता हूँ, एग्जाम्पल तो नहीं, सिंपल आपको एक पॉइंट नोट करवाना हूँ। 0 जब ऐड करेंगे जब आपका नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 वैल्यू आप तब ऐड करेंगे जब आपका नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे अगर नंबर -40 दिया होता ना, तो मैं जहाँ पे मैं 0 0 ऐसे लिख रहा हूँ ना, उसकी जगह मैं 0 0 कैसे लिखता, 0 की जगह मैं यहाँ पे 1 लिखता। बस ये नोट करना है। मतलब जब मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब है मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। पर अगर जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 अपनी मर्जी से 1 1 लिखा है ना 0 की जगह, तो इसका मतलब है कि जो मेरा नंबर होगा वो नंबर किस में होगा, वो नेगेटिव नंबर में होगा। तो ये छोटे पॉइंट है, पर ना आपको कन्फ्यूजन काफ़ी होती है इन छोटे छोटे पॉइंट में, तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा दिया अलग से। बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ऐड की है, इसको आपने कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ तक सर हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब सर हम इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल प्लस कर दोगे 1। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें आप क्या करते हो। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आता है, उसमें हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो देखो वही सिंपल कंडीशन फिर से आ गई, 1 + 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा ऊपर, फिर देखो 1 + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, देखो 1 + 0 कितना होता है, यहाँ पे 1 ही होता है, तो 1 मेरा यहाँ पे वैसा का वैसे रहेगा। फिर अगले तो आगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो आगे 1 मेरा ऐसे ही आ जाएगा, 0 मेरा ऐसे ही आ जाएगा, और अगले 0 तो
कुछ नहीं है, इनसे इनका तो कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस हमने आगे जो हमारे पास 8 पेयर थे उनको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब इवैल्यूएट हो गया और निकल गया। तो आप मुझे खुद बताओ, अब आप देखो कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है। देखो 0 0 स्टार्टिंग 2 में होगा, तो देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन में 0 0 स्टार्टिंग में है। उसके बाद आपका 0 1 होगा, फिर 1000 होगा। तो देखो उसके बाद क्या आएगा आपका 0 1, यहाँ पे 0 0 और 1 1 0। इसमें हमने कुछ गलती तो नहीं करती है। 2 20 2 10 2 5 का 10 0 2 2 का 4 प्लस 1 2 1 का 1। ठीक है, ये तो सारा ठीक है यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे पास हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का हमने 0 कर दिया, 0 का 1 एंड 1 का फिर से क्या आ गया 0 हो गया। ठीक है ये। फिर हमने क्या किया, बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट करना था, तो प्लस हमने 1 कर दिया, तो 1 1 का 0। देन यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 का फिर 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 1 का 0। देन फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो फिर 1 प्लस 0 1 आ गया। फिर बाकी 1 और 0 तो हमारे ऐसे ही आ गए। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बन जाएगा, 0 0 0 1 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका राइट आंसर आएगा आपके पास 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0। ये क्या आ जाएगा, इसका आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आपका निकल आ जाएगा। किसका, आपका जब आपका नंबर क्या होगा 40 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मतलब यहाँ पे ऑप्शन मैच वाले नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो शायद उन्होंने जो क्वेश्चन डाला हुआ था तो उसमें ऑप्शन यहाँ पे गलत डाला होगा। तो ये आपने क्या करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना होता है, आपके टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट। चलो आपको मैं एक सिंपल सा होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आप क्या कर पाओ, उसको सॉल्व भी कर पाओ। तो मैं अगर एक सिंपल सा होमवर्क दूँ आपको, तो आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन देता हूँ, नंबर देता हूँ मैं 27। ओके, तो 27 का आप मुझे बताओगे टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। व्हाट इज द मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर 27। छोटा सा होमवर्क है, तो आप मुझे काइंडली कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट इन एम एक्स एक्सएल 2019 ओपन करता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था किसका यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल+1। देखो ये चीज़ तभी मैं आपको लिखवाता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे नहीं समझना है कि सर क्लासेस लंबी हैं, क्लासेस बोरिंग हो रही हैं। जो बच्चे नोट कर रहे हैं और जो सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, उनका एग्जाम में देखना स्कोर कितना मतलब हाई चला जाएगा उनका, जो एक्चुअल में सीरियसली जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल+1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और यही मैंने आपको क्या लिखवाया था ऊपर यहाँ पे लिखवाया था। और कंट्रोल 5 हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अप्लाई करना होता है या फिर रिमूव करना होता है। ओके, या तो हमें अप्लाई करना है या तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है। किस चीज़ को, एक हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का एक हमारे पास ऑप्शन आता है, कहाँ पे, बेसिकली जब हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है ना, फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। तो उसके लिए हम यूज़ करता है कंट्रोल+5 का। तो ये भी आपने नोट करना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जैसे कंट्रोल+8 दे रखा है ना, ये सारे ना एक्सेल की बता रहा हूँ, वर्ड की बात नहीं करनी है। वर्ड में हमें पता है कंट्रोल+5 किसके यूज़ हम यूज़ करते हैं, जब हमें स्पेसिंग देनी होती है 1.5 की, है ना। वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लेना, नहीं तो आप फिर बोलेंगे किसकी बात करें, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। बाकी कंट्रोल+8 है ना, तो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें बेसिकली टॉगल करने होते हैं डिस्प्ले ऑफ आउटलाइन सिंबल, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+8 का। तो इसको आप नोट कर लेना कि टॉगलिंग का नया काम करता है जो आउटलाइन सिंबल्स होते हैं उसको। और कंट्रोल+6 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली शॉर्टकट कमांड होती है जो क्या करती है, मतलब यूज़ की जाती है किसके बीच में, हाइडिंग ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, पर इनको भी अगर नोट करना हो तो काइंडली छोटे बॉक्स में आप नोट कर सकते हो कि बेसिकली हम कंट्रोल+6 यूज़ करते हैं जब हमें टॉगलिंग करनी होती है या फिर टॉगल्स बिटवीन किसके बीच में, जो हमारे पास हाइडन हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स
या फिर इसके अलावा बोल सकते हैं इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्लेइंग प्लेस होल्डर फॉर द ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये वाली शॉर्टकट कमांड हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो छोटी चीज़ यहाँ पर एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने क्या नोट कर लेना है। बाकी देखो, एक शॉर्टकट कमांड सभी को पता है, मुझे पता है, आई नो पता होगा, कंट्रोल प्लस बी हम किसके लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए। पर इसके अलावा जो इसकी दूसरी कमांड आती है वो आप नोट करेंगे, कंट्रोल प्लस टू। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्सेल में देखो नॉर्मली तो सभी को पता होता है कि कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, पर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो नहीं पता होती है वो ये वाली, कि आप एक्सेल के अंदर, ये मैं एक्सेल की बता रहा हूँ, है ना, ये भी आप नोट कर लेना कि आप, सर आपने बताया नहीं किसकी है, एक्सेल की है ये। एक्सेल में कंट्रोल बी से भी हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस टू से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। अच्छा सर कोई और भी तो होगी, हाँ एक इटैलिक की भी होती है, वो भी आप नोट कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम में ना पूछी जाती हैं, ये तो तभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो पेड कोर्स वाले मुझे आपको नहीं बताते हैं, या फिर वो बताएंगे भी नहीं, आई होप, या फिर कोई को आइडिया भी नहीं होता है, इतना इतना डेप्थ में नॉलेज भी नहीं होती है, वो तो बताते भी नहीं है। तो आप एक नोट करोगे, एक आपको पता पड़ी होगी आपने, कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई किसको, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, हम सिर्फ इटैलिक के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी क्या बन जाती है, कंट्रोल प्लस थ्री। तो कंट्रोल प्लस थ्री एक्सेल की बात कर रहा हूँ, ये भी सिंपल है ना। तो कंट्रोल प्लस आई किसी टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए, और कंट्रोल प्लस थ्री ये भी किसी टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो है तो बोल्ड और इटैलिक क्या है, बेसिकली एक हमारे पास एक तरीके से हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन कीज़ होती हैं इसकी, या फिर दो शॉर्टकट कमांड्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हम अंडरलाइन की भी पढ़ लेते हैं, कंट्रोल प्लस यू हम अंडरलाइन के लिए पढ़ते हैं नॉर्मली, अंडरलाइन के लिए। वहीं अगर आप एक्सेल की बात करते हो तो वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस फोर का भी यूज़ कर सकते हो। देखो नॉर्मल शॉर्टकट कमांड आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, वो ऐसी कमांडें पूछेगा जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होंगी या फिर आपने सोची भी नहीं होंगी। जैसे बोल्ड का आपको मैं बता देता कंट्रोल प्लस टू किसकी है, आप बोलते सर हमें नहीं आइडिया, तो मैं बोलता एक्सेल में बेटा ये हम यूज़ करते हैं डाटा को बोल्ड करने के लिए। तो छोटी चीज़ें हैं पर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। तो बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमने वैसे कवर की हुई हैं कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करता है, जब हमें सेलेक्ट करना होता है इंटायर कॉलम को तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हम पूरे के पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं, है ना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। तो ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। बाकी कंट्रोल नाइन क्या करता है, या फिर कंट्रोल नाइन करता है हाइड कर देता है सिलेक्टेड रोज को। कंट्रोल जीरो क्या करता है, हाइड कर देता है सिलेक्टेड कॉलम को। सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना, जैसे कंट्रोल, बाकी तो आपने देख लिया। कंट्रोल वन से हम क्या करते हैं, कंट्रोल वन से हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। कंट्रोल टू से हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। कंट्रोल थ्री से हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। कंट्रोल फोर से हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। वहीं कंट्रोल जीरो भी आता है, तो कंट्रोल जीरो हम यूज़ करते हैं जब हमें हाइड करना होता है, किस चीज़ को हाइड करना होता है, जो भी हमने सेलेक्ट किए होते हैं कॉलम, सेलेक्ट कॉलम को मुझे क्या करना है, हाइड करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जीरो का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, एक हमारा रो ये आ गया हमारे पास कॉलम का, एक रो का आता है हमारे पास, एक हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस नाइन। इससे हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं जो भी हमारे पास सिलेक्टेड रोज होती हैं। तो सिलेक्टेड रोज को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस नाइन का हम यूज़ करते हैं। बाकी अनहाइड करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपको अनहाइड करना होगा ना, तो अनहाइड करने के लिए इन दोनों के बीच में आप शिफ्ट का यूज़ कर लेना बस, है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जीरो। उससे क्या होगा, आपका डाटा अनहाइड हो जाएगा या फिर कॉलम आपका अनहाइड हो जाएगा। वहीं आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन यह करेगा, जो आपका रोज होगी उनको अनहाइड कर देगा। तो हाइड और अनहाइड आपको दोनों चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए। तो ये आपने क्या करना है, डाटा आपको नोट कर लेना है, सारा इंपॉर्टेंट डाटा है और कहीं ना कहीं एग्जाम में ना पूछा गया है। देन मुझे लगता है इस पीडीएफ का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट fill in the blank is used in MS Excel 2019 to apply date formatting with a date, month and year। तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड है, फिर ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो MS Excel 2019 में यूज़ की जाती है, किसके लिए, डेट फॉर्मेटिंग के लिए। डेट फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर हमारा ईयर आएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश का। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने क्या करना है,
नोट कर लेना है। पहले आप कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करेंगे, देन आप किसका यूज़ करेंगे, हैश का। तो जो आपके पास डेट होगी वो कैसे आएगी एक्सेल में, पहले डेट आ जाएगी, फिर आपकी मंथ आ जाएगा, फिर आपका ईयर आ जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, आपका जो डेट मंथ और ईयर है वो सेट किया जाता है, और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या आ जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश शॉर्टकट कमांड आ जाती है। तो इसको भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। बाकी देखो, अगर आपको कोई करेंसी अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप नोट कर सकते हो इसी क्वेश्चन का। ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड है जो बेसिकली, या फिर सिंपल बोलूँ कि विच शॉर्टकट अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेस। आपको क्या करना है, करेंसी फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपकी कंडीशन क्या है, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, तो इसलिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर सिंबल का। जो डॉलर सिंबल होता है ना, इसको हम डॉलर सिंबल बोलते हैं। आप क्या करोगे, इस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए, जो हमारे पास करेंसी फॉर्मेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू आएगी। एग्जांपल सर, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा इंडियन का रुपीज़ आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा 100, और उसके आगे मैंने बोला कि मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू चाहिए, तो मैंने कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 और 0.00। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी करेंसी का फॉर्मेट सेट कर दिया। तो इसको सेट करने के लिए ना शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का। बाकी देखो, अगर हम टाइम की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा करेंसी का आ गया तो एक टाइम का भी पूछा जाता है। एक हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है जो अप्लाई कर देती है किसी चीज़ को हमें, जो हमारे पास टाइम का फॉर्मेट होता है। टाइम फॉर्मेट किसके साथ, विद हमारे आवर के साथ। जो हमारे पास घंटा होता है ना, उसके साथ अगर हम अप्लाई करनी है, आवर हो गया, या फिर हमारे पास मिनट हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास एएम आएगा या फिर पीएम आएगा। अगर हमें ये चीज़ें सेट करनी है, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड होती है, वो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट सिंबल। तो ये भी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टाइम फॉर्मेट करना होता है, किस वे में, कि हमें आवर भी दिखे, मिनट भी दिखे, और जो हमारे पास हम लिखते हैं ना नॉर्मल, जैसे मैं बोलूँ 12:07 हुए यहाँ पे, है ना। और क्योंकि मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बजे है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पीएम आएगा। तो इस वे में अगर मुझे टाइम सेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड आती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द रेट। छोटे छोटे चीज़ यहाँ पर ये सारी ना एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, और क्या चीज़ अगर मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, तो जैसे अगर सिंपल, हाँ, एक कमांड रहेगी हमारे पास, एक हम बात कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेशन की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जो ये वाला सिंबल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सप्लेनेशन मार्क जो हमारे पास बनता है, तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड बनती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है किस चीज़ को, द स्टैंडर्ड नंबर फॉर्मेट। द स्टैंडर्ड नंबर फॉर्मेट किस किसके लिए, बेसिकली अप टू, या फिर विद 2 डेसिमल वैल्यूज, विद 2 डेसिमल वैल्यूज। ओके, सिंपल अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मेरे सेल के अंदर जो डाटा था, वो डाटा था मेरे पास 25, है ना। अब मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कमांड ये वाली इंप्लीमेंट कर दी, तो इस टाइम पे मेरा डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.00। तो यही है बस, जो आपका स्टैंडर्ड नंबर फॉर्मेट होता है ना, इसको आप क्या करते हो, 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। उसको लिखने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कोलन जो हमारे पास सिंबल होता है, हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो मेरा नॉर्मल यहाँ पे नंबर का डाटा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल डाटा में कन्वर्ट हो गया विद 2 वैल्यूज़, मतलब डेसिमल के बाद जो 2 वैल्यूज़ हैं वो आएंगी ही आएंगी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हम आई का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी देखो, और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेट एंड टाइम से पूछी जा सकती हैं, तो उनको आप काइंडली नोट कर लेना। सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं लिखाऊंगा, सिंपल सिंपल लिखवाऊंगा। जैसे मैं अगर सिंपल बोलूँ कि आपने क्या किया है, 1/1 किया, मतलब एक को एक से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हुआ है। और सिंपल आपने क्या कर दिया हुआ है कि एक्सेल बेसिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, मतलब अगर आपने 1 को 1 से डिवाइड कर दिया है, तो एक्सेल आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, तो वो इसको एज अ डेट इंटरप्रेट करेगा। वो उसको क्या समझेगा, कि डेट समझेगा,
है ना? जो तारीख होती है ना वो तारीख समझेगा। तारीख लाइक जनवरी जनवरी 1, जनवरी 1 तारीख समझेगा जब आप उसको इस वे में लिखोगे किसी भी डाटा को। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल क्या समझेगा? डेट समझेगा। और डेट कैसे समझेगा कि जनवरी की पहली तारीख के बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, बाकी देखो और क्या इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बन जाती है, जब आपको ना आउटलाइन देनी होती है बॉर्डर में, है ना? जैसे कोई भी सेल है आपका, जैसे ये आपका सेल आ गया ना, इस सेल के बाहर आपको आउटलाइन देनी होती है। मान लेते हैं आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, डार्क करना है, बोल्ड करना, कुछ भी करना है ना? इसको क्या करना है, सिलेक्टेड करना है एक तरीके से कि ऐसा ही दिखे ये। तो इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्परसेंड का सिंबल, इसको आप एंड बोलते हो ना, एम्परसेंड हम इसको बोलते हैं। तो एम्परसेंड का जो सिंबल होता है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, शॉर्टकट कमांड के थ्रू आप जो कोई भी आउटलाइन बॉर्डर होता है किसी भी सिलेक्टेड सेल का, उसके वो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर एक तरीके से आउटलाइन बॉर्डर देने का काम करता है ये। तो इसको आपने नोट करना है। बाकी देखो चलो आपने इसको अप्लाई तो कर दिया, पर कल को आप चाहते हो कि सर मुझे रिमूव भी करना है, मुझे उसको हटाना है। मैंने बॉर्डर दिया था ना इतना ब्लैक सा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको नॉर्मल जैसा था उसको वैसे ही रखना है। तो रिमूव करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो अंडरस्कोर का सिंबल होता है, ठीक है? इसको आप नोट कर लेना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अप्लाई करने के लिए आप यूज़ करेंगे, देखो अप्लाई क्या करोगे, इसको लिख लेना यहाँ पे, आउटलाइन को, आउटलाइन आउटलाइन अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का आप यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपको आउटलाइन रिमूव करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर का क्या करोगे, आप यूज़ करोगे। सारा डाटा ना कहीं एग्जाम में ना पूछा गया, तो काइंडली ये सारा डाटा आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करना है। बाकी इसके अलावा तो काफ़ी और टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम कहीं बाद में देखेंगे, अगर मौका मिला तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आए ऐसे एक्सेल के, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी आपको क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं, तो काइंडली उसके बारे में आप थोड़ा बहुत नीचे कमेंट कर दिया करो। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है, तो काइंडली जो होमवर्क दिया है तो उनको हर एक बच्चे जो देख रहा है ना, तो काइंडली जो सीरियस बच्चे हैं तो काइंडली वो उसका ना थोड़ा अपना एफर्ट लगा के, नहीं लगता पता तो काइंडली कहीं से सर्च करके थोड़ा उसके बारे में पढ़ के, तो जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर ये हो सकता है, उसको वहाँ पे नीचे ज़रूर आप कमेंट कर दिया करो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।